राइट, सो वेलकम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने सोल ट्रेडर देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट सोल ट्रेडर, जहां पे एक अकेला ओनर होता है। देखो, ओनर अकेला है, मतलब स्टाफ हो सकते हैं, ओनर में और कोई नहीं रहेगा, स्टाफ हो सकते हैं, मेंबर्स और हो, आई मीन टू से कि बिजनेस में लोग और हो सकते हैं एज स्टाफ, ठीक है, बट ओनरशिप उसका अकेला रहेगा। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल प्राइवेट सेक्टर का, जो कि है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में क्या होगा, एक से ज्यादा लोग रहेंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मीनिंग पे फोकस करना, ठीक है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, और दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी मतलब कि कंपलसरी नहीं है, आपको पार्टनरशिप करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ये आपकी मर्जी पे है। जो आपकी मर्जी पे होता है उसको वॉलंटरी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे वो लोग करेंगे क्या, अपने फंड्स को कंबाइन करेंगे, पैसों को कंबाइन करेंगे, कैपिटल्स कंबाइन करेंगे। नॉट जस्ट दैट, वो अपने स्किल्स को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को, इन सब चीजों को भी कंबाइन करेंगे और बिजनेस साथ में करेंगे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। और कलेक्टिवली एक साथ बोलना है तो उनको फर्म बोलेंगे, और हर फर्म का अपना एक नाम होगा, ठीक है। हर फर्म का अपना एक नाम होगा। चलो जल्दी से चलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये थोड़ा पॉइंट एक्चुअली ना पुराना है, आप इसको रेक्टिफाई कर लेना। दिस पॉइंट इज एक्चुअली अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो, कम से कम 2 लोग तो लगेंगे, क्योंकि अकेला रहेगा तो सोल ट्रेडर हो जाएगा, तो मिनिमम 2 लोग तो लगेंगे। पहला पॉइंट बोल रहा है कि मिनिमम 2 लोग लगेंगे, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एज पर द अमेंडमेंट मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं, 50, ठीक है। यहाँ 20 लिखा है, आप इसको काट के 50 कर लेना। मैक्सिमम लोग 50 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अग्रीमेंट पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि पार्टनर्स के बीच में आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए। ये अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मतलब आप या तो मुंह जुबानी बात कर लो, या तो लिख कर एक प्रॉपर अग्रीमेंट बना लो। अग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे आप बात करके अग्रीमेंट कर लिए ओरल, या फिर आप प्रॉपर उसको लिख कर एज अ रिकॉर्ड रख रहे हैं तो रिटन, दोनों में से कोई भी चलेगा, बट अग्रीमेंट होना चाहिए। किन के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। किन मैटर्स पे, कि हम लोग कब तक बिजनेस करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, कौन क्या काम करेगा, न्यू पार्टनर को लेना है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन, किसी को हटाना है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन, कोई बिजनेस करते करते बीच में मर गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो फिर क्या करेंगे। सो मतलब बेसिकली आप पहले से गेम के रूल्स डिसाइड कर रहे हैं। पार्टनर्स लोग आपस में गेम्स के रूल्स डिसाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। करना जरूरी है, एकदम कंपलसरी है, और रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप पॉइंट नंबर 3 बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग होगा। एकदम सही से बात है कि मतलब जब 2 से ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एक जन तो लेके जाएगा नहीं, प्रॉफिट हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 4 में बात हो रहा है म्यूचुअल एजेंसी का। एजेंट किसको बोलते हैं, एजेंट उसको बोलते हैं जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे LIC एजेंट्स, LIC एजेंट्स क्या करते हैं, LIC को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, LIC के बदले में वो काम कर रहे हैं। सो यहां पे म्यूचुअल एजेंसी का बात हो रहा है। म्यूचुअल का मतलब होता है कि म्यूचुअल एजेंट्स का मतलब होता है कि one person is agent of the other and the other person is also agent of the first person। मतलब A और B है तो B A का एजेंट है और A भी B का एजेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर A कोई बिजनेस डीलिंग कर लेता है तो मान लिया जाएगा कि B का भी उसमें वो है, मतलब हामी है, B का भी अप्रूवल है, ठीक है। और अगर B कोई बिजनेस डीलिंग करता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि A का भी अप्रूवल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाद में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अरे अग्रीमेंट तो B ने किया था, मैं उसको नहीं मानता। ऐसा नहीं कर सकते आप, और वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टनर्स रिप्रेजेंट ईच अदर एज वेल एज द फर्म, सब एक दूसरे के एजेंट है, तो म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं इसको। पॉइंट नंबर 5, अब देखो, जब इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो भरोसा तो होना चाहिए एक दूसरे पे। तो दे शुड हैव अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब एक दूसरे पे टोटल भरोसा होना चाहिए। कोई शक नहीं होना चाहिए कि अरे ये मेरा बिजनेस का पार्टनर है, कहीं ये चोरी तो नहीं कर लेगा, कहीं ये मेरे को धोखा तो नहीं दे देगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वरना बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वरना आपको सामने वाले पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 बात करता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, आओ समझते हैं। नाउ व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी समझते हैं। इसको सोल ट्रेडर में भी समझाया था, बट एक बार फिर से समझ लो। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, ये है आपका फर्म, ठीक है। फर्म मतलब पार्टनर्स टुगेदर आर नोन एज फर्म। तो फर्म का नाम मान लो XYZ पार्टनरशिप फर्म रखा गया है, तो XYZ फर्म है, और इसमें 3 लोग हैं, ठीक है। एक X है, एक Y है और एक Z है। 3 पार्टनर्स मिलकर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं।
अब इन पार्टनर्स ने क्या किया, किसी आउटसाइडर से, मान लो किसी बैंक से इन लोगों ने क्या ले लिया, बैंक से हम लोग क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो इन्होंने बैंक से लोन ले लिया। अब लोन लिए हो तो वापस करना पड़ेगा, है कि नहीं, लोन तो वापस करना पड़ेगा, बट वापस करने के टाइम में बिजनेस का कंडीशन खराब हो गया, राइट, बिजनेस बहुत नीचे चला गया, हमारा प्रोडक्शन, सेल्स सब रुक गया है, ठीक है, बिजनेस के बहुत बुरे दिन आ गए हैं और अभी पैसा वापस करने को है नहीं। देखो जब मांगे थे बैंक से तो 50 लाख मांगे थे, ठीक है, जब मांगे थे बैंक से तो 50 लाख मांगे थे, अभी वापस करने के टाइम क्या है, अपने पास खाली 20 लाख है, तो वी जस्ट हैव 20 लाख, तो 30 लाख कम पड़ रहा है, तो ये 30 लाख कहाँ से लेकर आएंगे, ये 30 लाख पार्टनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेकर आएंगे, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से लेकर आएंगे। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी का मतलब फ्यूचर पेमेंट जो हमने करना है, जो आउटसाइडर्स को पेमेंट करना है, तो अगर पेमेंट करने के लिए शॉर्टेज हो गया है बिजनेस में खाली 20 लाख है, पेमेंट करना है 50 लाख का, अगर शॉर्टेज हो गया है तो शॉर्टेज के केस में भरपाई जो है, फुलफिलमेंट जो है, वो पार्टनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी से हो जाएगा। मतलब पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, जितना पैसा बचा रह जाएगा, जितना, अगर 1 करोड़ बचा है तो 1 करोड़ उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेंगे, 30 लाख बचा है तो 30 लाख उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेंगे, 10 करोड़ बचा है तो मतलब उनका कोई लिमिट ही नहीं है, जितना बचा रहेगा उतना उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी से ले लिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ना बुक का ऑर्डर यहाँ पे बदला हुआ है, मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, बट थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे कर दिए, ठीक है। नाउ वी आर नाउ गोइंग टू लुक एट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देखो आपके पास ये नोट्स होगा, नोट्स नहीं तो फिर भी बुक होगा आपके पास, आप अपने हिसाब से ब्रेक ले लेना, आप अपने हिसाब से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में पहला आता है एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर किसको बोलते हैं, जो हर काम करेगा पार्टनरशिप में, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा, वो पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस का प्लानिंग करेगा, वो मैनेजमेंट करेगा, वो डिसीजन लेगा, वो कैपिटल देगा, वो प्रॉफिट शेयर करेगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो मतलब वो सब कुछ कर रहा है बिजनेस में, टोटल इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। इसका उल्टा हो जाता है नंबर 2, स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग मतलब जो सो रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर कभी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता। उसने क्या किया है ना, स्लीपिंग पार्टनर ने पैसा दे दिया, वो प्रॉफिट भी शेयर करेगा, उसका लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा, राइट, वो हार्ड वर्क नहीं करेगा। इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर, वो एक डॉर्मेंट पार्टनर है, मतलब वो बस पैसा देकर बैठ गया है, उसके पास पैसे बहुत है तो वो इन्वॉल्व हो गया है बिजनेस में, बट नॉट एज एन एक्टिव पार्टनर। वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। वो मतलब देखो ऐसा हो सकता है, जैसे बहुत बड़े लोग हैं, जैसे रतन टाटा, ठीक है, बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है एंड दे आर इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस। तो इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस उन्होंने क्या किया, पैसे दे दिए हैं अपने पार्टनर्स को कि चलो बिजनेस करो आप लोग, लेकिन मेरे और रतन टाटा के पास उतना टाइम नहीं है कि वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो। तो वो क्या करेंगे, वो पैसा देकर छोड़ देंगे और बोलेंगे कि जो प्रॉफिट होगा मेरे को दे देना, ठीक है, बाकी सब रूल्स उनके ऊपर अप्लाई होगा, बट उनके पास टाइम नहीं है कि वो आके एक एक काम करे। सो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ डोरमेंट पार्टनर। नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं? सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जो पैसा डालेंगे बिजनेस में, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट भी लेंगे, काम भी करेंगे, एक्टिवली काम करेंगे, लेकिन दुनिया को पता नहीं चलने देंगे कि वो पार्टनर है, ठीक है, दुनिया को पता नहीं चलने देंगे कि वो पार्टनर है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कोई सपोज अल्कोहल का बिजनेस है, ठीक है, अल्कोहल का बिजनेस है और कोई नेताजी, कोई पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व है। तो अब पॉलिटिशियन वो बिजनेस क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्कोहल में पैसा है, तो वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन जनता को पता चल गया तो थोड़ा वोट में असर हो जाएगा। तो नेताजी क्या करते हैं, वो दुनिया को पता नहीं चलने देते कि वो ये बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो है उस बिजनेस में इन्वॉल्व, वो अल्कोहल का बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा डाल रहे हैं, वो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनता को पता नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि इसमें उनका नुकसान हो सकता है। तो सर्टेन टाइम्स सीक्रेट पार्टनर्स भी होते हैं जो दुनिया को पता नहीं चलने देते कि वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं लिमिटेड पार्टनर्स पे। लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं जिनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कितना भी पैसा वो बकाया है, कितना भी पैसा ड्यू है, वो पैसा देना पड़ेगा पार्टनर्स को, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से देना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी से देना पड़ेगा। बट अगर आप लिमिटेड पार्टनर है तो आपको एक लिमिट तक
देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। मतलब जितना आपका शेयर बनता है उस पार्टनरशिप में उतना ही पैसा देना पड़ेगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये वो पार्टनर्स होते हैं जो कि पार्टनरशिप कर रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए। लॉस होगा तो ये लोग शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लॉस होगा तो ये लोग शेयर नहीं करेंगे। ये जनरली पार्टनरशिप में आते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेम, इनका बड़ा नाम है, पब्लिक में इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट नेम हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आ जाओ हमारे पार्टनरशिप फर्म में, अपना नाम दे दो तो आपका नाम का फ़ायदा हम लोग ले सकेंगे। सो इफ़ यू बिकम आवर पार्टनर वी विल बी हैविंग अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी पार्टनर बन जाओ। तो वो फिर ज़िद, अब हमारा इतना ज़िद है तो वो बोलते हैं कि ठीक है चलो पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन हम लॉस वॉस शेयर नहीं करेंगे। आई विल बी ओनली देयर फॉर द प्रॉफिट, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी लॉस। तो ऐसे पार्टनर्स को हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर या फिर क्वाजी पार्टनर। देखो नॉमिनल पार्टनर किसको बोलते हैं ना, ये लोग पार्टनर एक्चुअली में नहीं है, बट ये लोग पार्टनर मान लिए जाते हैं। क्या बोला मैंने, दीज पीपल आर नॉट पार्टनर्स, ये एक्चुअल में पार्टनर्स नहीं है, इनका अग्रीमेंट में कोई नाम नहीं लिखा है, ये पार्टनर्स नहीं है, लेकिन इनको मान लिया जाता है पार्टनर्स। कब, दो केसेस है, एक को बोलते हैं पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और एक को बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। देखो पार्टनर बाय एस्टॉपल कौन होता है, अ पर्सन जो कि अपने बिहेवियर से, ठीक है, स्पोकन रिटन कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से अपने आप को बता रहा है कि वो पार्टनर है, ठीक है। मतलब देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, उसका बिहेवियर उस टाइप का है जिसमें वो दुनिया को बता रहा है कि वो ना एक फर्म का पार्टनर है। और अगर इसके बातों में आकर किसी ने कोई बिजनेस डीलिंग कर लिया, ठीक है, इसके बातों में आकर किसी ने कोई बिजनेस डीलिंग कर लिया और वो डील खराब हो गया, किसी को लॉस हो गया, तो दिस पर्सन हु वाज बिहेविंग लाइक अ पार्टनर, नाउ ही विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ही विल ऑल्सो हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस, ठीक है। मतलब इसको पार्टनर की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा और ही विल बी ब्लेम्ड फॉर इट, ठीक है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कौन होते हैं, यहाँ एग्जांपल दिया, पढ़ लेना, ठीक है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट क्या कौन होता है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है अब की बार पार्टनर, मतलब वो पर्सन ने बिहेव नहीं किया, अब की बार वो पर्सन ने बिहेव नहीं किया है एज अ पार्टनर, बट एक फर्म है जो जबरदस्ती एक पर्सन को ऐसा दिखाने का कोशिश कर रहा है कि जैसे वो उसी फर्म का मेंबर है। जैसे कि मान लो एक बिजनेस है और उस बिजनेस ने एक फेमस पर्सनालिटी को देख लिया है, ठीक है। अभी वो फेमस पर्सनालिटी है और वो फेमस पर्सनालिटी कनेक्टेड नहीं है, मान लो कोई बॉलीवुड का स्टार है, ठीक है, तो कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार है और वो कनेक्टेड नहीं है फर्म से, लेकिन फर्म क्या करते हैं ना, फर्म वाले इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरीके का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं जैसे कि लगेगा कि हाँ वो ना कनेक्टेड है इससे, और ये बात उस पर्सन को पता चल गया है, उस सुपरस्टार को पता चल गया है कि ये लोग ज़बरदस्ती मेरा नाम जोड़ रहे हैं, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद देम बट दे आर बिहेविंग इन अ मैनर जैसे कि पब्लिक को लगे कि ये सच में उनके पार्टनर है। दिस पर्सन हैज़ गॉट टू नो अबाउट इट, दिस सुपरस्टार, बॉलीवुड सुपरस्टार हैज़ गॉट टू नो अबाउट इट, लेकिन फिर भी ये डिनाई नहीं करता, ठीक है। ये सोचता है कि अरे यार मेरा नाम तो इधर उधर हर जगह ऐसे भी लोग लेते हैं, छोड़ो क्या डिनाई करना, तो ये डिनाई नहीं करता। अगर ये डिनाई नहीं किया और पब्लिक में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पार्टनर है और वो डिनाई भी नहीं करता, तो फिर अगेन सेम बात हो जाता है। अगर पब्लिक को या किसी बिजनेस डीलर को कोई तरीके का नुकसान हो जाता है इस फर्म के साथ डील करने में, तो दिस पर्सन जो बॉलीवुड का सुपरस्टार है, ही विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस, ही विल बी ऑल्सो ट्रीटेड लाइक अ पार्टनर, बिकॉज ये पार्टनर था नहीं, सामने वालों ने बिहेव किया जैसे कि ये पार्टनर है, इसको पता चला फिर भी इसने डिनाई नहीं किया, डिनाई नहीं किया तो मतलब इसका गलती है फिर, तो फिर ही विल बी ऑल्सो ब्लेम्ड एज अ पार्टनर। लास्ट आता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर किसको बोलते हैं, ऐसे पार्टनर जो कि 18 साल से कम एज के हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के जैसे पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, अगर 18 साल से भी कम एज के पार्टनर्स होते हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग माइनर पार्टनर्स बोलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं, ये पार्टनर जो बनते हैं ये केवल प्रॉफिट शेयर करने के लिए बनते हैं। ये पार्टनर्स जो होते हैं दे आर ओनली एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। इनका लायबिलिटी नहीं होता है आउटसाइडर्स के प्रति, ये आउटसाइडर्स को कोई लायबल नहीं है टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, दे आर ओनली टेकन इनटू द फर्म एज बेनिफिशियरीज। इनको सिर्फ बेनिफिट्स मिलता है, इनको सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब ये बच्चे लोग 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं, जब ये मेजर बन जाते हैं,
आफ्टर बिकमिंग अ मेजर, इनको क्या होता है ना 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। जिस दिन इनका 18 वाला बर्थडे आएगा ना, 18 वाले बर्थडे से दे गेट 6 मंथ्स का टाइम पीरियड, एंड विद इन दैट टाइम पीरियड दे हैव टू पब्लिकली डिक्लेयर कि इनको बने रहना है बिजनेस में कि जाना है। क्योंकि अब 18 साल हो गया ना, नाउ दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। तो अभी वो केपेबल है अपने ओन डिसीजन लेने के लिए, तो पब्लिकली उनको डिक्लेयर करना पड़ता है वेदर दे वांट टू स्टे इन द बिजनेस और दे वांट टू गो आउट। ठीक है, अगर इन्होंने 6 मंथ के अंदर ऐसा डिक्लेयर नहीं किया तो दे विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर। ठीक है, एज अ नॉर्मल पार्टनर नाउ, नॉट एज अ माइनर पार्टनर, एज अ नॉर्मल पार्टनर। और अगर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम रहना चाहते हैं, देन ऑल्सो दे विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पार्टनर। और जब आप नॉर्मल पार्टनर बन जाते हैं तब आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है। मतलब अब अगर फंसेंगे तो आप भी फंसेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको केवल बेनिफिट मिलेगा, अब आप नॉर्मल हो गए हो। ठीक है, तो दीज वर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देखो, आप अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके एक बार गो थ्रू कर लो। वीडियो वन शॉट है, डज नॉट मीन्स कि आपको भी वन शॉट में देखना है। ठीक है, सिर्फ वीडियो वन शॉट है, आपको थोड़ा रुक रुक के इसको करना चाहिए। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप वीडियो पॉज करके पढ़कर वापस आए हैं, एंड नाउ आई एम कंटिन्यूइंग। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में क्या क्या आता है? एक आता है, सॉरी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पहले हमने पार्टनर्स के बारे में बात किया था, अब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कितने टाइप के हो सकते हैं? एक हो सकता है जनरल। जनरल मतलब अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे ना वही जनरल था। सो फार व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट वाज जनरल। तो आप कोई भी फीचर्स जो जनरल में पढ़े हैं हम लोग वो लिख सकते हो यहाँ पे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ना, ये 2008 में ये कॉन्सेप्ट आया था, एक कानून आया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब इस एक्ट में क्या बताया गया? इस एक्ट में बताया गया, देखो जनरली क्या होता है पार्टनरशिप में, लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है। इसमें क्या होगा? लायबिलिटी इज गोइंग टू बी लिमिटेड। ठीक है, लायबिलिटी इज गोइंग टू बी लिमिटेड। और यहाँ पे मजे की बात है कि देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे नॉर्मल वाले में 50 का लिमिट है, जनरल वाले में 50 का लिमिट है कि 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। इसमें है कि अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप तुम्हारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप एट विल होता है, विल का मतलब क्या? मर्जी। तो पार्टनरशिप एट विल जो है ना, वो हमारे मर्जी से चलेगा। जब तक मर्जी है तब तक चलेगा। इसका कोई एंड डेट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, 6 महीने में भी बंद कर सकते हैं, 6 साल में भी बंद कर सकते हैं, कितना भी टाइम तक कर सकते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू आवर विल, अकॉर्डिंग टू आवर विश। ठीक है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है ना, वो एक पर्टिकुलर डेट को जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो आप चाहो तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने डिसाइड किया कि हम लोग 12 मंथ्स यानी 1 ईयर तक पार्टनरशिप करेंगे, तो 1 साल खत्म होने के बाद वो पार्टनरशिप ओवर हो जाएगा। या फिर आप किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने तक पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग बन रहा है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो मान लो बैंक ने पैसा देने को राजी हुआ और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए राजी हुई। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक बैंक पार्टनरशिप कर चुके हैं। क्यों? वो बिल्डिंग को बनाने के लिए। जब वो बिल्डिंग बन जाएगा तो ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाता है या एक टास्क करने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। देखो, रजिस्ट्रेशन आप नोट से तो पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स में बहुत सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, आपके बुक से तो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके दिया है, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन भी किया हुआ है। बट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप सरकार को जाकर बता रहे हैं कि आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड सरकार अपने रिकॉर्ड्स में आपका नाम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, रजिस्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो नाउ योर बिजनेस विल बी अ रजिस्टर्ड बिजनेस। पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? नो। अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, बट हमें सरकार के पास जाके इस बिज़नेस को रजिस्टर कराना ये कंपलसरी नहीं है। ये हमारा विश है, हम करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, बट नहीं कराने से कुछ नुकसान है, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ नॉट रजिस्टरिंग योर बिजनेस दैट वी विल सी अ लिटिल लेटर।
बट रजिस्टर करा लेना चाहिए, कंपलसरी नहीं है बट करा लेना चाहिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तुम सोचो ना, नॉर्मली क्या करते, तुम स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराए हो, अपना स्कूल में एडमिशन कराए हो ना, तो कैसे कराए थे? स्कूल गए थे, स्कूल से एक फॉर्म लेकर आए थे, फॉर्म भरे थे, फॉर्म भर के फिर जमा दिए थे, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में दिए, और अगर उन्होंने कुछ एडमिशन फ़ीस मांगा तो एडमिशन फ़ीस भी उनको दिया, तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। उन्होंने फिर आपका चेक किया, सब डिटेल्स वगैरह सब चेक किया, अगर सब कुछ सही था तो आपको एडमिशन मिल गया। तो ऐसे ही कराए थे ना अपना रजिस्ट्रेशन स्कूल में, बस वैसे ही पार्टनरशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराना है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सरकारी ऑफिस जाना पड़ेगा। कहाँ? रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, आपको रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऑफिस में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म को फिलअप कर दो, कुछ डॉक्यूमेंट्स उन लोग बोलेंगे अटैच करने, वो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर देना, और कुछ फीस वो लोग मांगेंगे, वो फीस साथ में दे के जमा करके आ जाना। फिर आपका काम खत्म, अब उनका काम शुरू। अब वो लोग क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, आपने जो फॉर्म फिलअप किया उसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे आपने फीस सही से दिया है कि नहीं, आपका बिजनेस सब लीगल है कि नहीं, ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन है आपके, मतलब वो उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा। और वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद अगर वो आपसे खुश है तो आपको दे देंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर वो आपसे खुश नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। यही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, तो आप जब जाएंगे तो उनका फॉर्म फिलअप करना होगा और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट? दैट्स द डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या है? अरे वही एग्रीमेंट है, पार्टनर्स के बीच का आपस का एग्रीमेंट है। उसमें सारे रूल्स लिखे हुए होंगे कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे, आपके बिजनेस का क्या नाम होगा, आपके बिजनेस में कितने पार्टनर होंगे, पार्टनर का घर का एड्रेस क्या है, पार्टनर का क्वालिफिकेशन क्या है, न्यू पार्टनर लेने का क्या रूल है, किसी को निकालने का क्या रूल है, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट आपस में कैसे बांटेंगे, लॉस होगा तो क्या होगा, क्या ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप बिजनेस कैसे करेंगे वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। दिस डीड, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पार्टनरशिप डीड का यहाँ पे सर्टेन एग्जाम्पल्स है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। कुछ भी हो सकता है, आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि ये स्क्रीन पे जितना दिख रहा है उतना ही लिखेंगे या बुक में जितना दिख रहा है उतना ही लिखेंगे। आप अपने मर्जी से ऐड लेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड थिंग कि यही होगा, आपका बिजनेस है, आप सोचो क्या होगा, ठीक है। ओके, तो पार्टनरशिप डीड आप बना लेंगे। पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में होगा एंड इट हैज़ टू बी अटैच विद द फॉर्म। जो आप फॉर्म लेकर आए हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस से, वो फॉर्म में अटैच करेंगे, फीस के साथ जमा देकर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उनका अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो वेरिफिकेशन करेंगे एंड इफ दे आर हैप्पी विद इट दे विल गिव यू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है। लॉजिकली पढ़ोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा बुक से पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और लगेगा पता नहीं क्या है ये, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, मान लो नहीं करवाते हैं, क्योंकि कंपलसरी तो है नहीं, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा? ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ हम बता देते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि आप किसी कस्टमर के अगेंस्ट किसी थर्ड पार्टी मतलब कोई आउटसाइडर, थर्ड पार्टी का मतलब होता है आउटसाइडर, आप किसी आउटसाइडर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। अगर किसी आउटसाइडर ने आपके साथ चीटिंग किया या कुछ भी किया, आप उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, ये पहली बात है। दूसरी बात, वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, अगर आपके चलते उसको कोई प्रॉब्लम हो, वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, अगर पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट हो गया पार्टनरशिप को लेके, तो एक दूसरे के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। अगर कोई एक पार्टनर लेफ्ट आउट फील कर रहा है, एक पार्टनर को लगता है यार बाकी पार्टनर लोग हैं ना मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मेरे को बिजनेस चलाने नहीं दे रहे, मेरा पैसा रख लिया, मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टनर जा सकता है केस कर रहे हैं? नो, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है ना, तो आप पार्टनरशिप एक्ट में नहीं जा सकते केस करने। तो बेसिकली बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको अगर आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो एक बार यहाँ से पढ़ लेना, इस एक पेज में सब कुछ दिया हुआ है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। हम लोग अब चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे, 5-5 करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ध्यान देना, अगर आपने अभी तक वीडियो 1 शॉट देखा है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड देन 1-2 मिनट के बाद इसको देखो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप मेरिट्स। क्या मेरिट है पार्टनरशिप का? एक तो बात है इजी फॉर्मेशन इजीली हो जाता है, बस पार्टनर्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, तो फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है। नंबर 2 बोल रहा है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स। अब लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स आप सोल ट्रेडर के हिसाब से सोचना, सोल ट्रेडर अकेला बिजनेस करता है, यहाँ पे 50 लोग हो सकते हैं, है ना, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा तो अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं,
तो जब इतने सारे लोग हो सकते हैं तो पैसा भी तो ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। अच्छा, नंबर 3 में बोल रहा है कंबाइंड एबिलिटीज। यहाँ पे क्या होता है, देखो सोल ट्रेडर में क्या होता है ना, एक ही ओनर रहता है, सब काम उसी को देखना पड़ता है। अब देखो कुछ लोग कुछ चीज़ों में टैलेंटेड होते हैं बट हर चीज़ में टैलेंटेड नहीं हो सकते। आप देखो जो कॉमर्स का टीचर होगा वो क्या पढ़ा सकता है, वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बीएसटी यही पढ़ा सकता है। बट अगर आप उसको बोलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाओ, ठीक है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। हर किसी का अपना एक एक्सपर्टीज होता है। साइंस के टीचर्स को आप बोलेंगे कि आप कितना सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो, वो बोलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा सकते हैं। बट उसको आप बोलेंगे चलो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दो, आप बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ा दो, अकाउंटिंग भी पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पाएगा ना, क्योंकि उसका लाइन अलग है। तो हर किसी का कुछ चीज़ों में टैलेंट होता है बट दूसरे चीज़ों में वो वीक होते हैं। सोल ट्रेडर को क्या है ना, सब अकेले करना पड़ता है। बट पार्टनरशिप में क्या है, हम लोग काम बांट सकते हैं। जो जिस चीज़ में टैलेंटेड है वो उसी चीज़ को देखेगा। कुछ लोग हो सकता है बिजनेस डीलिंग में टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग हो सकता है लीगल मैटर्स में टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग एडवर्टाइजिंग करने में टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग अकाउंटिंग करने में टैलेंटेड होते हैं। तो उस हिसाब से काम बांट लिया जाएगा। डायरेक्ट मोटिवेशन, नंबर 4 बोला डायरेक्ट मोटिवेशन। देखो काम जितना करोगे उतना ज़्यादा अर्निंग होगा, पार्टनर्स जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा अर्निंग होगा। कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है। सैलरी का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जितना भी हार्ड वर्क कर लो, सैलरी में जितना भी हार्ड वर्क कर लो सैलरी उतना ही आएगा। तो देयर इज नो मोटिवेशन टू डू हार्ड वर्क, है ना। मोटिवेशन कुछ नहीं है, आप कितना भी मेहनत करेंगे, मान लो आपका सैलरी 50,000 है, पहाड़ तोड़ लो तब भी 50,000 मिलेगा, 1-2 दिन एब्सेंट कर लो तो भी 50,000 ही मिलेगा। तो फिर इतना मेहनत क्यों करें जब 50,000 ही मिलना है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन है, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा बिजनेस डीलिंग करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। सीक्रेसी इन द सेंस कि देखो पार्टनरशिप को, जो छोटे पार्टनरशिप्स होते हैं इनको ऑडिट कराना बहुत कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। ऑडिट कराना मतलब अकाउंट्स का चेकिंग कराना, तो ना तो इनको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है अपना डॉक्यूमेंट्स, ना तो इनको ऑडिट करवाना पड़ता है किसी बाहर वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो इनका जो बिजनेस का मैटर है ना वो इंटरनल ही रह जाता है। अगर इनका कोई वीकनेस है तो वो अंदर के ही बात रह जाएगा, कभी बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा। तो इन दैट सेंस दे रिमेन सीक्रेट। डीमेरिट्स पे आते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं। तो डीमेरिट्स में नंबर 1 बोल रहा है लिमिटेड रिसोर्स। अब देखो कितना ही मेंबर्स कर लोगे, 50 से ज़्यादा तो कर नहीं सकते। अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को हटा दो तो बाकी जनरल वाले जो पार्टनरशिप है, जनरल वाले में 50 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो जब 50 मेंबर्स हो गए, अभी और पैसा का ज़रूरत है तो मेंबर्स तो ऐड कर नहीं सकते, तो प्रॉब्लम हो जाता है, तब फाइनेंशियल रिसोर्स का प्रॉब्लम हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट बोल रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो आपको याद होगा ये वाला एग्जांपल जो हमने देखा था, अनलिमिटेड लायबिलिटी, 50 लाख वापस करने बट है हमारे पास 20 लाख ही, तो बिजनेस में 20 लाख है, तो बाकी का पैसा कहाँ से लाएंगे, पार्टनर्स के घर से, ठीक है। तो पार्टनर्स का कोई लिमिट नहीं है, पार्टनर से जितना भी पैसा लिया जा सकता है, जितना देना पड़ेगा बाहर वालों को उतना लिया जा सकता है, देयर इज नो लिमिट टू इट। तो दैट्स अ डिसएडवांटेज फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अनसर्टेनिटी, क्योंकि बिजनेस कब तक चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मान लो 2 ही पार्टनर है, दोनों मर गए, ठीक है, दोनों घूमने जा रहे थे, प्रॉफिट बड़ा अच्छा हुआ तो दोनों घूमने जा रहे थे, पुल से उनका कार गिर गया नीचे, दोनों मर गए, या ख़त्म पार्टनरशिप, ठीक है। या लूनसी हो गया, मतलब कोई पार्टनर पागल हो गया, ठीक है, कोई भी कारण से पागल हो गया, सो उस केस में भी हो सकता है। मतलब पार्टनर्स का आना जाना लगा रहेगा, पार्टनर्स चले गए तो हो गया बिजनेस बंद, ठीक है, पार्टनर्स मर गए तो बिजनेस बंद, पार्टनर्स पागल हो गए तो बिजनेस बंद, ठीक है। ऐसा कंपनी में नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि फर्म का जो लाइफ है ना वो लिमिटेड है, मतलब 4 पार्टनर्स से 1 चला गया, तो अब जो 3 है ना, 3 को नया पार्टनरशिप फर्म बनाना पड़ेगा, वो पुराना वाला खत्म, पुराना वाला 4 लोगों के बीच में था, इफ़ 1 हैज़ गॉन तो वो पार्टनरशिप ओवर हो गया। अब नया से इन तीनों को, रिमेनिंग जो 3 है ना, उनको नया पार्टनरशिप फर्म बनाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड अनसर्टेन। नंबर 4 पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, देखो जहाँ 1 से ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा झमेला ये सब चलेगा, ठीक है। कोई पार्टनर किसी का बात नहीं मानेगा, कोई किसी और का बात नहीं मानेगा, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होगा, लोग एक दूसरे के बात नहीं मानेंगे, सब ने पैसा डाला है तो सब अपना अपना थोड़ा वो है ना इम्पोर्टेंस जताएंगे। तो जहाँ 1 से ज़्यादा लोग होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। जब तक सोल ट्रेडर था तो उसका अपना डिसीजन था, बट अब जब लोग ज़्यादा हो गए और वो भी ओनर है, हम भी ओनर है, तो हम उसका क्यों सुने, वो मेरा क्यों सुने, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना, पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अब होता क्या है ना कि एक पार्टनर सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मान लो 5 पार्टनर्स है, A B C D E, 5 पार्टनर्स है,
तो ए सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए अगर डिसऑनेस्ट है तो ए का खराब डीलिंग, या ए अगर खराब डीलिंग्स करता है या डिसऑनेस्ट है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डीलिंग कर रहा है, वो पार्टनरशिप को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, देखो उसके पास अथॉरिटी है टू डू एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, बट अगर वो फ्रॉड इंटेंशन से काम कर रहा है, अगर वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से काम कर रहा है, तो इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, इसका डिसएडवांटेज सबको अंडरगो करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत कम टाइम में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अच्छा चैप्टर को वाइंड अप किया। ठीक है, आप कुछ बचा है और अच्छा, डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडिंग। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग क्या होता है, आप एक बार बुक से गो थ्रू कर लेना। अगर आपने ये दोनों चैप्टर समझ लिया है तो वो करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर, विल मीट फॉर द चैप्टर नंबर 7। टिल देन टेक केयर एवरीवन, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो का जो नोट्स है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू।